हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग घर पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चा, और ज्योग्राफी में जो हमारा टाइटल है वो है द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो इन द प्रीवियस वीडियो वी नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है, कौन कौन सी गैस वहाँ पर प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में है, वो सब हमने देख लिया है। और एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है। सो टुडेज अवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में वी नो अबाउट द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि जैसे हमने लिथोस्फीयर पढ़ा था, तो लिथोस्फीयर में क्या था, उसकी क्या पढ़ी थी, लेयर पढ़ी थी। क्या थी? जैसे कोर, उसके बाद क्या था, मेंटल, एंड देन क्रस्ट, है ना। तो ये किसकी? लिथोस्फीयर की लेयर थी। वैसे ही हम आज एटमॉस्फेयर की लेयर्स को पढ़ने वाले हैं। तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, एक स्ट्रक्चर बनाकर मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। सो देखिए, इट इज अर्थ। ये क्या है? ये अर्थ है। अर्थ के बाद ये हमारी अर्थ हो गई, ये अर्थ हो गई। और अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है ये वाली, ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर देखा था ना हमने कि अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं। जैसे ये वाली लेयर जो अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस से जो शुरू होती है, इट इज द, यहां से जो इस अर्थ सरफेस से शुरू हो रही है, इट इज नॉन एज द ट्रोपोस्फेयर, एंड इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज ट्रोपोस्फेयर। एंड ट्रोपोस्फेयर के बाद जो सेकेंड लेयर है, इट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको स्ट्रेटोस्फेयर। एंड द थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर, फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर, एंड द लास्ट एंड फिफ्थ लेयर इज एक्सोस्फेयर। जो आउटर स्पेस की लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। मुझे मालूम है कि सिर्फ नाम पढ़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। हम वन बाय वन इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। उनकी जो इम्पोर्टेंस है, जो फिनोमिना वहां पर हो रहा है, उसकी जो कैरेक्टराइस्टिक है, वो सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। डोंट वरी। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि इसकी लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। जैसे यहां देखें आप कि ये ट्रोपोस्फेयर, आफ्टर देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब जैसे ट्रोपोस्फेयर हमारा अर्थ क्रस्ट से शुरू हो रहा है, और जहां पर वो खत्म हो रहा है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होने से पहले, तो जहां पर खत्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रहा है, उस लेयर को, उस एंड को हम क्या कहेंगे? बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। आप लोग उसको देखिए। जैसे ये है हमारा क्या? ट्रोपोस्फेयर, और यहां पर खत्म हो रहा है ट्रोपोस्फेयर, यहां से शुरू हो रहा है क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। जो लेयर नीचे वाली है उसका आप फर्स्ट लेटर ले लीजिए। जैसे ट्रोपोस्फेयर का ट्रोपो, और पोज मतलब खत्म हो रहा है, वो वहां पर पोज हो रहा है, तो उसको, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया ट्रोपोपोज। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे ट्रोपोपोज, जहां पर स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो रहा है और जहां पर ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो रहा है, इट इज ट्रोपोपोज। वैसे ही जहां पर ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रहा है और मेसोस्फीयर शुरू हो रहा है, इट इज नॉन एज द क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपोज, है ना। बहुत इजी ट्रिक, बस पोज लगाना है आपको। जो नीचे वाली लेयर है उसका फर्स्ट लेटर लेना है, फर्स्ट वर्ड उसका लेना है, और उसमें पोज लगा देना है, इट इज स्ट्रेटोपोज। अब मुझे बताएं आप, जैसे ये मेसोस्फीयर जहां पर खत्म हो रहा है और जहां से थर्मोस्फीयर शुरू हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? मेसोपोज। वेरी गुड। उसको क्या बोलेंगे? मेसोपोज। और वैसे ही जहां पर मेसोपोज के ऊपर वाला जो लेयर है, थर्मोस्फीयर खत्म हो रहा है और एक्सोस्फीयर शुरू हो रहा है, इट इज नॉन एज
ये आप बताएंगे मुझे, ये आप बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए आप मुझे कि इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, ये आप बताइएगा मुझे। तो चलिए लेयर हमने समझ ली है, अब जरा इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन बाय वन लेयर्स को देख लेते हैं कि क्या है, क्या उनके फिनोमिना वहाँ पर हो रहा है और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो वही देखते हैं हम। सो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। वो पहले हम जान चुके हैं कि कितने 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। एंड दीज आर फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, जहां पर हम रहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फियर, ये यहां पर फर्स्ट हो गया स्ट्रेटोस्फियर, आफ्टर देन मेसोस्फियर एंड देन थर्मोस्फियर एंड आउटर स्पेस क्या है, एक्सोस्फियर। ये हमारे लेयर्स हो गई किसकी, एटमॉस्फेयर की। अब देखते हैं हमको वन बाय वन की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या है ट्रोपोस्फियर, क्या इसकी विशेषताएं हैं। सो मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्यों है मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम वहां पर रहते हैं, है ना, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के लिवेबल लेयर है, लिवेबल जीने लायक बनाती है। क्यों बनाती है, पढ़ा था ना हमने कि जो लिवेबल या सर्वाइवल गैसेस हैं वो इस लेयर में प्रेजेंट हैं। एंड इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है कहां से, अर्थ क्रस्ट से, अर्थ सरफेस से, वो कितना है 13 किलोमीटर है। बट अलग अलग लेटीट्यूड्स पर उसकी जो हाइट है वो अलग अलग है। क्यों है, लेटीट्यूड्स पढ़े थे ना आपने, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड 6th क्लास में पढ़े थे ना, 0 डिग्री इक्वेटर और ये अलग अलग लेटीट्यूड है ना, ये लेटीट्यूड है। तो हर लेटीट्यूड पर जो हाइट होगी वो अलग होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहां से जो सनरेज आ रही हैं वो अलग अलग लेटीट्यूड पर अलग अलग सनरेज अब्सॉर्ब हो रही हैं। कि हम बात करें अगर इक्वेटर की, तो इक्वेटर पर बिल्कुल डायरेक्ट सनरेज आ रही है, सबसे ज्यादा हीट अब्सॉर्ब हो रही है यहां पर। तो यहां पर जो हाइट होगी इट इज अबाउट 18 किलोमीटर, इट इज रफली 8 किलोमीटर नियर द पोल एंड अबाउट 18 ओवर द इक्वेटर। अगर हम पोल की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और इक्वेटर के पास, पोल के पास अगर हम पहुंचते हैं तो इट इज 8 किलोमीटर, और अगर हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो हाइट है वो 18 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसकी एवरेज हाइट मांगे, एवरेज हाइट बताएं तो इट इज 13 किलोमीटर। समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है इसमें। चलिए, सो द लेयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। अभी कहा था ना कि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम वहां रहते हैं, हम वहां पर जी पा रहे हैं, हम वहां पर रह पा रहे हैं। क्यों, बिकॉज द एयर वी ब्रीथ एग्जिट हेयर। वो एयर जिसमें हम सांस लेते हैं वो कहां पर है, वो इस लेयर में है, वो फर्स्ट लेयर में है, वो ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती है। और क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना। वेदर फिनोमिना क्या है, जैसे क्लाउड्स हैं, रेनफॉल्स हैं, और फोग है, और हेल स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म है, ये सारी चीजें कहां पर होती हैं, ये सब इसी लेयर में पाई जाती हैं, फर्स्ट लेयर में, इस लेयर में ही पाई जाती हैं। ये सारा फिनोमिना यहीं पर होता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर डिक्रीज विद इंक्रीज हाइट। क्या बोला है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अगर हम बात यहाँ से इसको यहाँ से देखें कि जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। हाइट इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ
चले जाएंगे वैसे 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 टेम्परेचर नीचे आता जाएगा, टेम्परेचर डाउन चलता चला जाएगा। सो द हाइट ऑफ दिस लेयर वेरियस विद लैटिट्यूड। से हमने देख लिया कि जो हाइट है वो अलग अलग है, वेरियस है कि कहीं पर हर लैटिट्यूड पर हाइट अलग अलग है। सो आई होप जो ट्रोपोस्फेयर है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? वो सेकेंड लेयर, ये वाली लेयर अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है? वो है स्ट्रेटोस्फेयर, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। सो अबाउट द ट्रोपोस्फेयर लाई स्ट्रेटोस्फेयर, किसके ऊपर वाली लेयर को? स्ट्रेटोस्फेयर, एंड इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। कितनी हाइट है इसकी? 50 किलोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर रिमेन कांस्टेंट अप टू अ हाइट इज अबाउट 20 किलोमीटर एंड देन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट। क्या बताया है कि जो टेम्परेचर है इस लेयर में वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है 20 किलोमीटर तक, लेकिन जब उस 20 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? देन इंक्रीज विद इंक्रीज हाइट। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। कहा है कि 20 किलोमीटर तक तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ऊपर की तरफ और जाएंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। जबकि हमने देखा था ट्रोपोस्फेयर में कि जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइट अगर इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। और क्या फिनोमिना हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में? और एंड दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। अभी पढ़ा था ना हमने कि जो वेदर फिनोमिना है वो सारा कहाँ पर? ट्रोपोस्फेयर में। वो सारा वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इट इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। कोई भी किसी भी तरह का ना फोग है, ना रेनफॉल यहाँ पर हो रहा है, ना ही यहाँ पर क्लाउड्स बन रहे हैं, ना ही यहाँ पर थंडर स्टॉर्म हो रहा है। सो मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। और क्योंकि वो कांस्टेंट है, वहां पर किसी तरह का वेदर फिनोमिना क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इट इज वेरी आइडल कंडीशन फॉर द पायलट और फॉर द फ्लाइंग द एरोप्लेन्स, कि वहां पर किसी तरह का फिनोमिना नहीं है। अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर में क्या बहुत सारी कंडीशंस हो रहे हैं, बहुत सारा वेदर फिनोमिना हो रहा है। कहीं पर तेज हवाएं चल रही हैं, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बादल हो रहे हैं। तो इट इज नॉट द आइडल कंडीशन फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन। पता चला कि उसको जाना है नॉर्थ डायरेक्शन में और हवा उसको उड़ाकर ले गई किसी और ही डायरेक्शन में। सो इसीलिए जो एरोप्लेन है वो कहां पर उड़ते हैं? यहां पर स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर। पढ़ी थी ना हमने ओजोन लेयर। क्या थी ओजोन लेयर? जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को, जो हार्मफुल रेज थी उनको रोक रही थी हम तक पहुंचने के लिए। कैसे? उसको अब्सॉर्ब कर रही थी। एंड हाँ देखिए ये आ गया, ओजोन गैस विच अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन लेयर इसी लेयर में पाई जाती है, या फिर हम कहें कि ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाई जाती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो सन की डायरेक्ट रेज हैं, जो सन की हार्मफुल रेज हैं उनसे। कैसे? ओजोन गैस विच अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएटेड बाय द सन एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, जो इस लेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। और ओजोन लेयर सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेती है, उनको हम तक डायरेक्ट नहीं पहुंचने देती, जिससे हम बच जाते हैं किससे? बहुत सारी प्रॉब्लम से। एज इट अब्सॉर्ब यूवी रेज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनबर्न एंड अदर टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज। तो उससे क्या होता है कि जब वो अब्सॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेज को, तो हम बच जाते हैं किससे? डायरेक्ट
सनरेज से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है सनबर्न की, और दूसरी स्किन डिजीज की लाइक स्किन कैंसर। तो इट इज वेरी प्रोटेक्टिव और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, ओजोन लेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फॉर अस। तो आई होप जो सेकेंड लेयर है उसके कैरेक्टराइज क्या है, क्या क्या वहां पर चीजें हो रही हैं, वो सब क्लियर हो गया है। अब देखते हैं थर्ड लेयर इज द मेसोस्फीयर। ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर लेयर जहां पर शुरू हो रही है और जहां पर सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो रही है, इसका जो लास्ट पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर का उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोपोज। क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेटोपोज। ओके, चलिए मेसोस्फीयर क्या है? इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एयर, सॉरी ऑफ द एटमोस्फेयर, वी नो इट वेरी वेल, एंड इट लाई अबाउ द स्ट्रेटोस्फीयर। इट इज ऑल्सो वी नो कि ये स्ट्रेटोस्फीयर के बाद ही है, ये स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर है, एंड it extend up to the height of 80 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 80 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फीयर की कितनी थी? 50 किलोमीटर। मेसोस्फीयर की हाइट कितनी है? अप टू 80 किलोमीटर। एंड द टेम्परेचर डिक्रीज, हमने जो स्ट्रेटोस्फीयर था वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सनरेज अब्सॉर्ब हो रही हैं, जो ओजोन लेयर है वो सन की रेज को अब्सॉर्ब कर रही है, इसीलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। और हमने ट्रोपोस्फीयर में पढ़ा था कि हाइट इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सेकंड में पढ़ा हमने कि हाइट इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए मेसोस्फीयर में क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, विच इज -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। और अगर 80 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत कम -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एंड meteoroid burn up in this layer on entering from the space because it has enough gases which cause friction and create heat to burn up the meteoroid। जो मेटेरॉइड्स हैं या फिर जो रॉक फ्रेगमेंट हैं वो क्या है? स्पेस में वो फ्लोट करते रहते हैं, और जब वो इस लेयर में, कौन सी में? मेसोस्फीयर लेयर में अगर वो एंट्री करते हैं तो वहां पर जो प्रेजेंट गैसेस हैं वो क्या करती हैं? विच कॉज फ्रिक्शन एंड क्रिएट हीट। तो फ्रिक्शन प्रोसेस करती हैं और उससे हीट अब्सॉर्ब होती है, और हीट अब्सॉर्ब होने से क्या होता है कि जो मेटेरॉइड उसमें एंटर कर रहे हैं मेसोस्फीयर में वो बर्न अप हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना हम लोग कि देखो तारा टूटा या टूटता हुआ तारा, तो वो क्या है? वो यही मेटेरॉइड को बर्न अप किया जाता है। तो आई होप जो थर्ड लेयर है मेसोस्फीयर, इट इज क्लियर ओके। तो इट इज फोर्थ नंबर लेयर एंड इट इज थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर से पता चला ना कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसे होगा? हाई होगा, हाई से भी हाई होगा, और यहाँ पर कितना था? बहुत ज्यादा माइनस में था। और यहाँ पर थर्मोस्फीयर, इन थर्मोस्फीयर द टेम्परेचर राइजेस। फर्स्ट पॉइंट ही वही है कि इन थर्मोस्फीयर द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बहुत तेजी से रैपिडली हाई हो रहा है, वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर और ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, एंड रीचेस मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। एंड आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आइनोस्फीयर बात किसकी कर रहे हैं? हम करें थर्मोस्फीयर। तो ये थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर का जो लोअर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं आइनोस्फीयर। क्यों बोलते हैं इसको आइनोस्फीयर?
आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। यहां पर आयंस पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते रहते हैं। किससे चार्ज होते रहते हैं? जो हीट आ रही है, जो सन की हीट आ रही है, उससे वो चार्ज होते रहते हैं और फ्लोट करते रहते हैं। वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते बल्कि फ्लोट करते रहते हैं। एंड इट एक्सटेंड बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर, और बहुत ज्यादा इसकी हाइट है, जो स्पेस है इसका बहुत ज्यादा है, 80 टू 400 किलोमीटर। और क्या है इसमें? और थर्मोस्फीयर की और क्या कैरेक्टराइजिंग है? एंड दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन सैटेलाइट रिफ्लेक्ट लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड मेक स्पेस कम्युनिकेशन पॉसिबल। जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो इसी लेयर में पाया जाता है। जितने भी सिग्नल्स हैं वो इसी लेयर से आते हैं। एंड द लास्ट लेयर इज द एक्सोस्फीयर। जो लास्ट लेयर है वो क्या है? एटमॉस्फेयर की एक्सोस्फीयर। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज नोन एज द एक्सोस्फीयर। जो सबसे आउटर या सबसे अपर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है एक्सोस्फीयर। एंड दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, और इस लेयर में जो एयर की डेंसिटी है वो बहुत कम है। सो लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। और इस लेयर में जो बहुत ही लाइट गैसेज हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन जो फ्लोट करती रहती हैं, चीजें फ्लोट करती रहती हैं, यही वो जो एक्सोस्फीयर है। इसी वजह से हमने देखे ना यहाँ पर जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, झिलमिलाते हुए जो तारे वगैरह हैं वो यहीं पर नजर आते हैं, इसी स्पेस में नजर आते हैं। सो द डेंसिटी ऑफ द एयर इज वेरी लो एंड द टेम्परेचर गोज अप टू वेरी हाई, वेरी हाई। कितना हाई? 4500 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है एक्सोस्फीयर का बहुत ज्यादा हाई। कितना? 4500 डिग्री सेल्सियस और 4500 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप एंड आफ्टर दिस, इसके बाद एक्सोस्फीयर के बाद क्या है? इट इज आउटर स्पेस। इसके बाहर आउटर स्पेस की यहां तक हो गए 5 लेयर हो गई, एंड देन आउटर स्पेस जो 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। आई होप वो सब क्लियर हो गई हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप दिस ऑल लेयर आर क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ and stay connected also. Thank you very much. Goodbye.